अब में से कितने लोग हैं जो इतिहास को अब इतनी करीब से देखते हैं या समझते हैं कि वो इतिहास की कहानी सीधे दिलों में बसती है? शायद अगर पूछूं तो बहुत कम लोग हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इतिहास को जानना चाहते हैं और इतनी गहराई से जानना चाहते हैं, बहुत कम लोग हैं। नहीं, लेकिन अगर इतिहास को हम गहरे तरीके से देखें तो आपको कुछ ऐसे चुनिंदे कारनामे देखने को मिलेंगे कि कैसे वो लोग इतना बर्दाश्त उन पर होते हुए अत्याचार को बर्दाश्त करके, कैसे अत्याचारों को बर्दाश्त करके उन्होंने कुछ ऐसे कारनामे, ऐसे इतिहास रच दिए कि आज के डेट में कहीं ना कहीं एक मिसाल है। और उस मिसाल के जरिए हम लोग आज अपनी वर्चस्व को कायम रखे हैं। उन्हीं में से एक नाम है ज्योतिबा फुले। ये ज्योतिबा फुले एक ऐसे नाम है, एक ऐसे शख्सियत है, इतिहास के उन पन्नों में इनका नाम ऐसे दर्ज है मानो कि ये सारी भारत की कायनात, इस दुनिया की कायनात उन पे आश्रित है। तो हम जानने वाले हैं ज्योतिबा फुले के बारे में। तो आप हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें। आपको मिलेंगे ज्योतिबा फुले की ज़िंदगी के वो हिस्से, ज़िंदगी के वो पल जो उन्होंने अपनी यादों के सहारे गुजारे हैं। तो मिलते हैं ज्योतिबा फुले की कहानी लेकर। तो स्टार्ट करते हैं। तो कुछ इतिहास की यादें समझोगे तो मिलेंगे बहुत से आज़ादी के दीवाने। समझे? तो ये लाइन है इतिहास के लिए और इतिहास में लिखे गए उन वीर लोगों के लिए। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं ज्योतिबा फुले के बारे में। देखो, ज्योतिबा फुले कौन थे? ज्योतिबा फुले कौन थे? वो एक माली थे? नहीं, उनका जन्म एक माली परिवार में हुआ था। माली वही माली जो फूलों को, जो पर्व त्योहार में हर किसी के घर पहुंचाते हैं, वही माली। ठीक है, कहाँ पे जन्म हुआ था? तो महाराष्ट्र यानी कि पुणे। उनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र के पुणे जिले में, राइट? ठीक है, तो अब देखो, उनको ना लोग प्यार से क्या कहते थे? महात्मा कहकर पुकारते थे। ज्योतिबा फुले को लोग प्यार से क्या कहकर पुकारते थे? महात्मा। और ये कब की बात है? तो 1888 की बात है। तो ज्योतिबा फुले की ज़िंदगी में महात्मा समझो कि उपनाम है, लोग उनको प्यार से कहते थे। 1888 यानी कि मुंबई में। ठीक है, अब देखते हैं उन्होंने एक ऐसे समाज की रचना की, एक सत्यशोधक समाज। इसका मतलब है सत्यशोधक समाज जो इन्होंने एस्टैब्लिश की। ठीक है, एक संस्था बनाया और महाराष्ट्र में ही बनाया। ठीक है, महाराष्ट्र में। और कब बनाया? तो 24 सितंबर 1873 को। 24 सितंबर 1873 को ज्योतिबा फुले ने एक सत्यशोधक समाज को बनाया। ठीक है, और इस सत्यशोधक समाज, इस संस्था के जरिए उन्होंने कुछ समाज के लिए एक ऐसे कल्याणकारी काम किए जिसके बारे में अगर हम पढ़ते हैं, जानते हैं, तो ये सत्यशोधक समाज की जो संस्था उन्होंने इस्टेब्लिश किए थे, इनके जरिए आखिर वो करते क्या थे? देखो, हमारे समाज में बहुत सारे ऐसी कुरीतियाँ थी, चाहे अभी भी ऐसे कुरीतियाँ हैं। अगर उनके साथ हम चले कदम से कदम मिलाकर, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं हमारा ही नुकसान करता है, हमें दबाने की कोशिश करता है, हमें जलील करने की कोशिश करता है। तो जब ज्योतिबा फुले जिंदा थे तो उस समय ब्राह्मण लोग क्या करते थे? पुरोहित का काम करते थे। ब्राह्मण लोग पुरोहित का काम करते थे और सबके घरों में जाकर विवाह कराने का काम करते थे। तो ब्राह्मण लोग कुछ थे जो ज्ञानी लोग थे, यानी कि जो अच्छे तरीके से समाज को समझते थे और ब्राह्मण होने का दावा ऐसे करते थे। उनका ये ड्यूटी था और वो कहते थे कि हम अगर किसी के घर में किसी को विवाह करवाना है तो हमसे ही करवाएंगे। हम ब्राह्मण हैं, हम पुरोहित हैं और विवाह
हमसे ही करवाओगे तभी ही आपका विवाह सफल सुफल और बढ़िया बनेगा। तो इस चीज़ का डर हमारे समाज में, इतिहास में अगर देखो तो अच्छे तरीके से कूट कूट कर भरा हुआ है। ठीक, कूट कूट कर ये भरा हुआ है। तो यही जो पुरोहित व्यवस्था था, जो विवाह कराने की व्यवस्था था, ये इनको हटाने के लिए ये सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ठीक है, ये चाहते थे इस संस्था के जरिए कि अब जब किसी का विवाह हो, शादी हो, तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि पुरोहित ही विवाह करवाए, ज़रूरी नहीं है कि ब्राह्मण होने के नाते पुरोहित ही विवाह करवाएं, कोई भी करा सकता है। तो इस संस्था से जुड़े लोग ही अब क्या करना चालू किया, ब्राह्मण से शादी नहीं करवा करके ये लोग खुद शादी करवाना स्टार्ट कर दिए। राइट, इतना क्लियर है। चलो अब आते हैं, उन्होंने एक कन्या विद्यालय की स्थापना किया। क्या चीज़? कन्या विद्यालय। कन्या विद्यालय आप समझते हो, यानी कि एक ऐसी विद्यालय, एक ऐसा स्कूल जहाँ पे कन्याओं को यानी कि महिलाओं को शिक्षित किया जा सके। ठीक है, तो उन्होंने जो कन्या विद्यालय की स्थापना की है, तो इसके माध्यम से वो क्या किए, महिलाओं को शिक्षित करने का काम किए। ठीक है, ये कब किए? तो 1 जनवरी 1848 का वो समय जब इन्होंने एक कन्या विद्यालय का स्थापना किया, इस्टेब्लिश किए। राइट, देखो और कहाँ किए? तो पुणे में ही किए। पुणे कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ठीक, महाराष्ट्र के एक जगह है भीरेवाड़ा, वहीं पे इन्होंने इस कन्या विद्यालय के स्थापना की। और इसमें कदम से कदम मिलाने में, ज्योतिबा फुले को सपोर्ट करने में सावित्रीबाई बहुत ही अपना सहयोग दिखाया। तो इनके साथ मिलकर ये कन्या विद्यालय की स्थापना की है। ठीक है, चलो अब तो ज्योतिबा फुले ने एक अनाथालय की भी व्यवस्था की है। वही अनाथालय जहाँ पे अनाथ बच्चों को रखा जाता है, उनको आश्रय दिया जाता है। तो ज्योतिबा फुले ने क्या किया कि अनाथालय के माध्यम से अनाथ बच्चों को आश्रय देने का काम किया, यानी कि जिनके माता पिता मर चुके हों, नहीं जिंदा हो, तो वैसे बच्चों को ये आश्रय दिया करते थे। और ये अनाथालय की इस्टेब्लिशमेंट यानी कि स्थापना कब किए थे? तो 1863 में। तो 1863 वो डेट है, वो दिनांक है जहाँ पे अनाथालय की स्थापना की। अब देखो, इसके माध्यम से सिर्फ अनाथ बच्चों को ही सिर्फ आश्रय देने का नहीं काम करते थे, इसके माध्यम से वो बाल हत्या पर प्रतिबंध लगाने का भी काम किया। बाल हत्या समझते हो? यानी कि बच्चे छोटे हो तो उसी समय उसकी हत्या कर देना, तो ये बाल हत्या कहलाता है। तो बाल हत्या पर प्रतिबंध लगाने में ये अनाथालय के जरिए मदद मिली, यानी ज्योतिबा फुले ने इसमें भी अपना योगदान दिया। और वो वहाँ पे क्या करते थे कि कुछ विधवा लोगों को, यानी कि जिनकी पति मर जाते थे, जिनकी पति की डेथ हो जाता था, तो वैसे औरतों को ये अनाथालय आश्रय देने का काम करती थी। ठीक है, और अनाथ बच्चों को तो देते ही थे, उनको संरक्षण देने का काम करते हैं। देखो, ये अनाथालय के माध्यम से ना कुछ जो गर्भवती महिला थी, ठीक है, जिनकी देखभाल उनके परिवार नहीं करते थे, या वैसे गर्भवती महिलाएं जिनको समाज ठुकरा चुका था, नहीं मतलब कि उनको समाज के लोग उनके घर से निकाल के बाहर फेंक चुका था कचरे समझकर, तो वैसे गर्भवती महिलाओं को भी ये अनाथालय के माध्यम से, यानी कि ज्योतिबा फुले के अनाथालय के माध्यम से इनको आश्रय मिला। ठीक है, और देखो, जब वो गर्भवती थी तो लोग चाहते थे कि उनकी अब विधवाओं की बच्चे क्यों जिंदा रहे। जाहिर सी बात है, समाज उस समय का समाज ऐसा था कि वो नहीं चाहते थे कि किसी विधवा के पेट में कोई बच्चा हो और उनके जरिए कोई बच्चा
जन्म ले यानी कि पैदा ले। लेकिन ज्योतिबा फुले ने इन्होंने इतना बड़ा योगदान दिया कि अनाथालय के माध्यम से वैसे गर्भवती महिलाओं को आश्रय देने का काम किए और भ्रूण हत्या जो उस समय होता था, विधवाओं की बच्चों की जो हत्या करवाने की जो काम था, उन पर रोक लगाने में मदद मिली। राइट, चलो अब देखो, ये तो उनके द्वारा किए गए काम थे, लेकिन कुछ ऐसे भी उन्होंने बुक लिखे हैं, कुछ ऐसे उन्होंने किताब भी लिखे हैं। राइट, तो उस किताब के जरिए उन्होंने क्या किए कि समाज में अपनी जिंदगी की अनुभव को किताब के जरिए लोगों में बांटे। ठीक है, तो ये अनुभव से, उनके अनुभव से सीखकर समाज आज के डेट में याद करते हैं, उनको पढ़ते हैं, जानते हैं कि ज्योतिबा फुले कौन थे, उनके योगदानों को याद करते हैं। उस इतिहास के पन्नों को आज हम लोग पूरे दिल में सहेज कर रखते हैं। राइट, चलो देखो, तो ज्योतिबा फुले ने किताब लिखकर बहुत बड़ा उन्होंने एक योगदान भी दिए हैं। उन्होंने एक बुक लिखा है गुलामगिरी। क्या बुक लिखा है? गुलामगिरी। 1873 में उन्होंने एक बुक लिखे गुलामगिरी, और इस गुलामगिरी के माध्यम से, ठीक है, जो अमेरिका में गृह युद्ध छिड़े थे, तो अमेरिका में हो रहे गृह युद्ध में कुछ लोगों को दास बनाकर रखा जाता था, यानी कि अपना गुलाम बनाकर रखा जाता था, और वैसे गुलाम, वैसे दासों से हर वो काम कराया जाता था जो उनको पसंद नहीं था। तो गृह युद्ध के समय कुछ दास लोग वहाँ पे मुक्त हो गए, यानी कि आज़ाद हो गए। तो कैसे आज़ादी पाए दास लोग, इसी के बेस पर आधारित है ये गुलामगिरी, उनका लिखा हुआ बुक। ठीक है, अब तृतीय रत्न, ये बुक की भी उन्होंने रचना की। तृतीय रत्न 1855 की बात है। तृतीय रत्न कब लिखे? तृतीय रत्न कब लिखे? 1875। अब देखो, इन्होंने अंधविश्वासों के ऊपर प्रहार किए हैं। इन्होंने अंधविश्वासों के ऊपर प्रहार किए हैं, हम पुरोहितों के ऊपर प्रहार किए हैं, इनके विरोध किए हैं। प्रहार मतलब विरोध किए हैं। तो उस समय के समाज में छुपे अंधविश्वास और जो पुरोहितवादी व्यवस्था था, इन पर कड़ा विरोध किए। कि किसके माध्यम से? तो तृतीय रत्न के माध्यम से। उन्होंने वर्ण व्यवस्था के ऊपर इस पर इनका भी विरोध किए। वर्ण व्यवस्था जो था, कूट कर हमारे समाज में उस समय आज़ादी से पहले भरा हुआ था वर्ण व्यवस्था, कि हाँ तुम शूद्र हो, तुम ये हो, तुम ब्राह्मण हो, तो तुम राजपूत हो। इस कैटेगरी में हमारा समाज बटा हुआ था, अच्छे तरीके से समझते हो। उन्होंने जाति का भी विरोध किया कि जात पात नहीं होना चाहिए, ऊंची नीच नहीं मानना चाहिए। तो ज्योतिबा फुले बहुत सारी चीज़ों का विरोध करते हैं। राइट, चलो देखो, अब आया उनकी मृत्यु। जब उनकी मृत्यु हुई, यानी कि ज्योतिबा फुले की मृत्यु हुई, वो उनका डेथ हो गया, यानी कि 1890 में उनका डेथ होता है, मृत्यु होता है। तब रहा बात, उन्होंने एक संस्था का एस्टेब्लिशमेंट किए थे, यानी कि सत्यशोधक समाज। तो सत्यशोधक समाज, अब इसका कौन कमान संभाले? तो आपको पता होना चाहिए कि सत्यशोधक समाज की कमान उनकी मृत्यु होने के बाद उनकी पत्नी सावित्री बाई ने बखूबी जिम्मेदारी के साथ इस व्यवस्था को संभाले। राइट, उन्होंने अच्छे तरीके से संभाले। तो ये था हमारे कुछ आज़ादी के दीवाने, जो समाज को आज़ाद कराना चाहते थे, लोगों को आज़ाद कराना चाहते थे, विधवाओं को एक बेहतर ज़िंदगी देना चाहते थे, दलित बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहते थे। तो ज्योतिबा फुले की इतनी सी उनकी कहानी है, क्योंकि वो ये जो कारनामे किए ना, इसमें नई विधवाओं के ही समर्पित काम है, नई गर्भवती के लिए भी समर्पित काम है, बल्कि दलित बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने स्कूल की भी व्यवस्था की है। और इस स्कूल के माध्यम से आज देखो, उस समय की महिलाएं पढ़ी लिखी, और आज देखो हम लोग आज़ादी भी पाए हैं।
चलो अच्छी बात है, इसको शेयर करना, ठीक है। तो अब थोड़ा समझ लेते हैं सावित्रीबाई फुले के बारे में। तो ये सावित्रीबाई फुले आप जानते हैं कि कौन है। सावित्रीबाई फुले ज्योतिबा फुले की पत्नी, वाइफ, यानी कि धर्म पत्नी। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि धर्म पत्नी वो होते हैं जो हमें हर पल, हर चीज़ों में, हर कामों में सहायता करते हैं। चलो तो आज जानते हैं सावित्रीबाई फुले के बारे में। देखो, इनको कहा जाता है आधुनिक मराठी कविता का अग्रदूत। मराठी कविता का अग्रदूत यानी कि आधुनिक कविता, जो मराठी कविता है उसका अग्रदूत इनको माना जाता है। देखो, महाराष्ट्र में, यानी कि महाराष्ट्र में बहुत सारे कहानियाँ लिखी जाती थी, कविताएं लिखी जाती थी। तो सावित्रीबाई फुले की कहा जाता है कि उनकी जो कविताएं थी इतनी पॉपुलर होती थी, इतनी ज़्यादा उनका प्रसिद्धि मिलता था कि लोग इनको जब मतलब कि सावित्रीबाई फुले को अग्रदूत कहते थे, कविता का अग्रदूत, समझे। तो ये हो गए। और इनका सहयोग जिस तरीके से सत्यशोधक समाज जो एक संस्था था उसको आगे बढ़ाने में जिस तरीके से सावित्रीबाई फुले ने मदद किया, वो सिर्फ उसी में मदद नहीं किए बल्कि उन्होंने नारियों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया। उनकी अगर इस कामयाबी को देखा जाए, उनको परखा जाए, उनको समझा जाए, तो वो एक ऐसी महिला बनकर उभरी कि समाज को कुछ आगे बढ़ाने में मदद की, ठीक है। उन्होंने मतलब सावित्रीबाई फुले को उनकी मदद के कारण उनको बोला जाता है नारीवाद की माता, ठीक है, भारतीय महिला नारीवाद की माता, ये सावित्रीबाई फुले को बोला जाता है, ठीक है। तो उनको बना, आपको पता होना चाहिए कि सावित्रीबाई फुले एक शिक्षिका है, यानी कि शिक्षिका मतलब कि टीचर, पहली टीचर भारत की अगर कोई है, पहली शिक्षक कोई है तो वो सावित्रीबाई फुले, ठीक है। यानी कि अगर पूरे भारत में महिलाओं की शिक्षा के बारे में बात की जाए, जो आधुनिक शिक्षा होती है, चाहे ऐसी महिलाओं को शिक्षित करने के मामले में अगर बात की जाए तो ज्योतिबा फुले की बहुत बड़ी योगदान है। और ज्योतिबा फुले क्या किए कि अपनी पत्नी यानी कि सावित्रीबाई फुले को शिक्षित सबसे पहले किए, जबकि सावित्रीबाई फुले पूरी अनपढ़ आदमी थी, यानी कि औरतें थी पूरे अनपढ़। तो इनको ज्योतिबा फुले ने क्या किया, अपनी पत्नी यानी सावित्रीबाई फुले को पहले तो शिक्षित किए, जीरो लेवल से उनको हर एक चीज़ों को, जो पढ़ाई का लेवल होता है वो सिखाना स्टार्ट किया, ठीक है। तो जब सावित्रीबाई अच्छे तरीके से शिक्षित हो गई, सीख गई, समझ गई समाज की क्या गलत कुरीतियाँ हैं, उनके बारे में क्या महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, तो ये जब सावित्रीबाई फुले ने बढ़िया से समझी तो एक अब चाहे कि हम जो सीखे हैं वो समाज की औरतों को भी शिक्षा मिलना चाहिए। तो समाज की औरतों को शिक्षित करने के लिए वो आगे निकली, समाज की उन औरतों को मदद करने के लिए आगे निकली सावित्रीबाई फुले, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है भारत की पहली महिला शिक्षक, भारत की पहली महिला शिक्षक अगर कोई है तो वो है सावित्रीबाई फुले। इस दरमियान वो जब औरतों को शिक्षित बनाने के लिए और औरतों को कामयाबी दिलाने के लिए जब वो अपना कदम आगे बढ़ा रहे थे, तो इस समय जो ब्राह्मणवाद सोच था, अब पता नहीं कि ब्राह्मणवाद क्या होता है, इसका क्या होता है, ऐसा समाज में बोला जाता है, परिभाषा उसका डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। तो ब्राह्मणवाद सोच वाले लोग यानी कि ब्राह्मण जाति से आने वाले लोग और ब्राह्मण को समर्थक करने वाले लोग, इनके ऊपर यानी कि सावित्रीबाई फुले के ऊपर फूल बरसा रहे थे। आपको ऐसा लगता है क्योंकि ये अच्छे काम कर रहे थे? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा काम फूल बरसाने का काम नहीं कर रहे थे। हमारे ब्राह्मणवादी सोच
और उनकी समर्थक लोग, बल्कि कूड़े कचरा पत्थर कंकर और जो गोबर होता है, गाय की गोबर भैंस के गोबर, इस तरीके का गोबर उनके देह के ऊपर शरीर के ऊपर फेंका जाता था। तो कहा जाता है कि सावित्री बाई फुले जब घर से निकलती थी, ठीक है, औरतें को आगे बढ़ाने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए, तो वो जानते थे कि लोग हम पे कीचड़ उछालेंगे, कीचड़ फेंकेंगे, गोबर फेंकेंगे, तो अपने साथ साड़ियाँ, एक्स्ट्रा कुछ साड़ियाँ लेकर चलती थी। और रास्ते में जब निकलती थी तो उस पर कीचड़ और गोबर ये सब फेंका जाता था। तो इस सब के मतलब ये सब अत्याचार को सहन करते 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 वो अपनी मंजिल पर निकल जाती थी। मंजिल पर पहुंचते हैं, वहाँ पे अपनी साड़ियाँ चेंज करके फिर अपने मिशन में लग जाती थी। तो ये थी मजबूत नारी हमारे देश की, वैसी नारी जो हमारे देश के महिलाओं को शिक्षित करने में मदद की। भले ही इनकी योगदानों को हम अगर भूल जाए तो समाज को मंजूर है, लेकिन ये जो योगदान दिए हैं ना, वो बहुत ही तारीफ वाला काम है, ठीक है, काबिल तारीफ है। चलो, तो ये महिला शिक्षक हैं, और महिला शिक्षक होने के साथ साथ प्रधानाचार्य भी थे। प्रधानाचार्य वही जो प्रिंसिपल होते हैं, समझे। तो ये जो अपने स्कूल, अपनी ज़िंदगी में जो स्कूल की स्थापना की है, ठीक है, महिलाओं को शिक्षित करने के लिए स्कूल के 18 स्कूलों की स्थापना की हुई है। टोटल 18 स्कूल, एक महिला होने के नाते अपनी ज्योतिबा फुले यानी कि अपने पति के सहयोग के साथ सिर्फ महिलाओं को शिक्षित करने के लिए ना, और उनके अंदर जो दुख है, तकलीफ़ है, उनको सुनने के लिए। और ये महिला कोई भी होते थे, कुछ गर्भवती लोग हो गई, कुछ विधवा लोग हो गई, दलित हो गए, समाज के वो दबे कुचले लोग हैं, वो औरतें हैं जिनको ये सावित्री बाई फुले और ज्योतिबा फुले आपस में दोनों एक पति पत्नी मिलकर लोगों को शिक्षित करने के काम करते थे, ताकि हमारा समाज एक शिक्षित समाज बने, संगठित समाज बने और हर एक समस्याओं को ठीक करने में उनको मदद मिले। चलो, सावित्री बाई फुले के बारे में अगर जाने तो इन्होंने एक काव्य लिखे हैं, मतलब एक बुक लिखे हैं काव्य फुले नाम से, और इसमें उनकी जितनी कविताएं हैं, ठीक है, जो मराठी भाषा में जो उन्होंने कविताओं की रचना की, तो ये काव्य फुले में लिखा गया है, ठीक है, इनके द्वारा ही लिखी गई है, मराठी कविता है, ठीक है। और इसमें मुख्य रूप से किस पे आधारित ये कविता लिखी जाती थी, तो जाति प्रथा के ऊपर ये कविताएं लिखी जाती थी। यानी कि जाति प्रथा का विरोध कैसे करते थे अपनी कविताओं के माध्यम से, इनका अगर जिक्र मिलता है तो हमें सावित्री बाई के जो बुक है यानी कि काव्य फुले, तो इसमें दिया गया है। उन्होंने एक ज्योतिबा फुले के लिए एक जीवनी भी लिखे हैं, उनके जीवन पे आधारित एक बुक लिखे हैं, किताब लिखे हैं। उस किताब का नाम है 52 कसी सुबोध रत्नाकर, ठीक है। तो इस किताब के जरिए ज्योतिबा फुले की जीवनी पूरा उसमें दर्शाया गया है और काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरेबल है, ठीक है। तो हमने देखा कि कैसे ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले दोनों एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के कदम से कदम मिलाकर समाज को शिक्षित करने के लिए, दलित समाज को, औरतों को और कमज़ोर लोगों को, विधवा औरतें को, बच्चे को, अनाथ बच्चे को आगे बढ़ाने में किस तरीके से दोनों लोग सहयोग किए हैं। और इनकी इतिहास अगर सही तरीके से हम खंगाले तो कहा जाता है कि यही लोग रियल में आज़ादी के दीवाने हैं, ठीक है। आप PDF के लिए इसको रोकर वीडियो पे इसको लिख सकते हैं बढ़िया से। चलो, तो एक बात और बता दो कि जो हमने जो पॉइंट लिखे हैं, यानी कि ज्योतिबा फुले के बारे में और सावित्री बाई फुले के बारे में जो भी बातें या जो भी कंटेंट इस बोर्ड पे लिखा हुआ था, एक एक गोल्डन लाइन है। गोल्डन लाइन कहने का मतलब कि इस शब्दों का इस्तेमाल हर एक एग्ज़ाम में होता है, चाहे वो आप किसी तरीके की नौकरी की तैयारी कर रहे हो,
चाहे आप बीपीएससी की यानी कि अगर डीएम लेवल की तैयारी कर रहे हो, एसडीएम लेवल की तैयारी कर रहे हो, आईएएस की लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो उन सब एग्ज़ाम के लिए ये गोल्डन शब्द हैं। आप इसको अच्छे तरीके से याद भी कर सकते हो और कहीं ना कहीं ये समाज को सिखाने वाले शब्द हैं जो इसमें लिखे गए। उनकी समझो कि एक तरीके से ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की जीवनी का रिसर्च है, अनुभव है जो उन्होंने कारनामे किए हैं। तो आप हर एक एग्जाम में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, चलो। तो सावित्रीबाई फुले की मृत्यु कब हुई? 1897। कब? 1897। 1897 में पता है कि एक बीमारी फैला था जिसका नाम था प्लेग। प्लेग का बीमारी फैला था और ये प्लेग क्या हुआ था कि सावित्रीबाई फुले को प्लेग की बीमारी हो गई थी, जिनके कारण इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब देखो कैसे प्लेग इनको लग गया। तो ये सावित्रीबाई फुले जब प्लेग फैला हुआ था तो उस समय बहुत सारे लोग थे, यानी कि दलित, विधवा, इन सब लोगों को ना कुछ मरीजों को प्लेग हो गया था। जब ये फैला था तो प्लेग हो गया था और उस प्लेग के दरमियान ये क्या कर रहे थे, मरीजों को सेवा कर रहे थे। तो सेवा करने के दरमियान इनको प्लेग लग गया और जिसके कारण मृत्यु हो गई। देखो अब इनके जिंदगी के कारनामे, जैसे कि सावित्रीबाई फुले हैं, उनके पति ज्योतिबा फुले हैं, इनको पता है कि अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश सरकार 1852 में सम्मानित किए हुए हैं, यानी कि अवार्ड से इनको सम्मानित किए हुए हैं। लेकिन क्यों किए हुए हैं? क्योंकि ये समाज सुधारक काम किए। समाज सुधारक काम करने के कारण अंग्रेज इनसे इंस्पायर हुए और इंस्पायर होने के एवज में इनको सम्मानित किए। ठीक है, तो वहीं कहीं ना कहीं, और वहीं अगर अपने देश की बात बोले भारत में, यानी कि ब्राह्मणवाद, तो ये जो ब्राह्मणवाद वाले सोच वाले कुछ ब्राह्मण थे और उनके समर्थक लोग, ये लोग हमारे ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले से इंस्पायर होने के बजाय उन पर क्या किए, कीचड़, गलीच और गोबर फेंके ताकि हमारा समाज आगे नहीं बढ़े, दबे कुचले समाज आगे नहीं बढ़े। ये था हमारे ब्राह्मणवादी सोच वाले लोग और इसका विरोध हर किसी को करना चाहिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ब्राह्मणवादी सोच शिक्षा के विरोधी थे, समाज सुधारक के विरोधी थे, इसलिए उसका विरोध करना चाहिए। और वही इनके कारनामों से ब्रिटिश सरकार इनको सम्मानित भी करती है। तो दोनों अंतर हमारे समाज में देखने को मिलता है। तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी मिली है, ठीक है, तो आप अपने दोस्तों को भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा देना। ठीक है, और इसको लाइक भी कर देना और चैनल को हो सके सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं इसी तरीके से कुछ अगला एनालिसिस के साथ अगले वीडियो में।